तो सैंपलिंग में बेसिकली क्या है, एक सैंपल लिया जाएगा और उस सैंपल के हिसाब से पूरे डाटा का अंदाजा लगाया जाएगा। जैसे ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड थोड़ा सा लिया, हमारी पूरी बॉडी के ब्लड का अंदाजा लगा रहे हैं, है ना। तो अब हमने मिठाई की दुकान पर गए, हमने 20 किलो मिठाई खरीदनी है उससे, तो पहले 20 किलो मिठाई खाएंगे, फिर उससे कहेंगे कि 20 किलो दे दे, नहीं ना। हम क्या करेंगे कि भैया थोड़ा सा खाएंगे, टेस्ट सही है तो हम कह देंगे दे दे, कि भैया सैंपल लिया। और तो हर चीज में सैंपलिंग चलती है, थोड़ा सा हम लेकर के पूरे का अंदाजा लगाते हैं। लेकिन जो पूरे का अंदाजा है उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है ना। जैसे हमने ट्रक भर के सेब मंगाया, जो है हिमाचल से या कश्मीर से सेब मंगाया, अब वो सेब सही है या खराब है कैसे पता चलेगा। तो हम लोगों ने क्या करा, सैंपलिंग करी और कुछ हमने सेब निकलवाए अलग अलग जगह से, ट्रक में, एक आगे से, पीछे से, इधर से उधर से, 5-7-10 सेब मंगाए और काटे उसको, खराब तो नहीं है अंदर से। वो खाकर देखा टेस्ट सही है या नहीं, मीठा है या नहीं, तो यही तो होगा, ये पूरे ट्रक के सारे सेब कटवा दोगे। तो सैंपलिंग हर जगह काम आता है, और जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के बिहाफ पर पूरे के पूरे पॉपुलेशन बोलते हैं, मतलब जो ट्रक है, ट्रक के अंदर जितना पूरा सेब है उसे बोलेंगे पॉपुलेशन, और हमने जो सैंपल निकाला है 5-7-10 सेब, उसे बोलेंगे सैंपल। तो सैंपल साइज पे डिपेंड करता है, सैंपल साइज जितना बड़ा है उतने हमारा एक्यूरेट आंसर आएगा। तो सैंपल साइज कितना, इससे भी फर्क पड़ेगा। भाई अगर हमारा सैंपल साइज बहुत छोटा है तो एक्यूरेसी कम निकल कर आएगी ना, क्योंकि सैंपल ही साइज इतना छोटा। अब हमारा एक ट्रक भर के सेब आया हुआ है और हम एक सेब काटे और कहें जी ये खराब नहीं है तो इसका मतलब सारे सेब सही है, तो ये गलत होगा, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। तो हमें क्या करना है, हमें एक रीजनेबल सैंपल साइज लेना है, जो बहुत बड़ा भी ना हो बहुत छोटा भी ना हो, और उसके बिहाफ पर पूरे के पूरे सैंपल की एक एस्टिमेशन करनी है। तो वो रेंज हम पता लगाते हैं प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन करके, उसको स्टैंडर्ड एरर यहां बोल देते हैं। तो पता नहीं क्यों इन्होंने ये चैप्टर डाल दिया है, कोई रीजन और लॉजिक नहीं था, क्योंकि ये चैप्टर, ये मानकर चलिए कि 4-5 चैप्टर के बराबर है, और कम से कम 100-150 पेज होने चाहिए अच्छे से पढ़ने के लिए। उसमें 2-4-5-7 पेज दे करके अधूरा सा ज्ञान दे रहे हैं, पता नहीं क्यों ही ला रहे हैं। लेकिन बहुत पहले कोर्स में होता था, 8-10 साल पहले, लेकिन अब कोर्स से हटा दिया गया, फिर वापस ला दिया गया। तो कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा बड़ी यूनिवर्स, इनफाइनाइट या बहुत बड़ी चीज जगह होती है, तो वहां पर कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे टाइम। टाइम नहीं है कि सब चीजों को हम चेक कर पाए, कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, और पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, इसलिए हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम एक एक चीज को चेक करें। तो उसकी वजह हम क्या करते हैं, एक सेलेक्ट करते हैं पार्ट। जैसे हमारा ब्लड सैंपल होना है तो पूरे शरीर का पूरा खून थोड़े ना निकालेंगे, तो थोड़ा सा पार्ट निकालेंगे और उसको अंदाजा लगा लेंगे। तो अननोन यूनिवर्स जो है उसका अंदाजा उस सैंपल से लगाएंगे। A somewhat clear picture would emerge out of if we consider the following cases. तो थोड़ा सा हम देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। पहला एग्जांपल है, एक प्रॉब्लम है मिस्टर बासु की, वो एक बड़ा ऑर्डर देना चाहते हैं इलेक्ट्रिक लैंप का, मतलब बल्ब वगैरह है, और उससे ऑर्डर करने से पहले ये कहते हैं कि हम देखें कि हमें ये बोला जा रहा है कि 1500 घंटे कम से कम ये बल्ब जलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें, जितने बल्ब हैं सबको तो चेक नहीं कर सकते, 2-4 बल्ब लगाकर हम, जो है बहुत बड़ा बल्ब है तो हम, असाइनमेंट है तो हो सकता है हम 2-4-5 बल्ब लगा के 24 घंटे के लिए, 2-4-5 दिन के लिए छोड़ दें, देखें कि भैया क्या हो रहा है। अब 2-4-5-7-10 दिन में 5-10 बल्ब एक साथ जलाकर छोड़ दिए, उसमें से एक आध भी खराब हो गया तो इसका अंदर झूठ बोल रहे, 1500 घंटे का बल्ब अगर 10-20-50 घंटे में खराब हो जाए तो इसका अंदर दिक्कत है उसमें, है ना। ऐसे ही कोई मिस मंजू बेदी हैं और सोशल एक्टिविटिस्ट हैं, उन्होंने नोटिस किया है कि कोई डिसीज के बारे में बातचीत चल रही है कि कोई डिसीज बढ़ रही है ना।
तो उन्होंने कहा कि 20% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। अब हर इंसान को जाके चेक थोड़ी ना करा, उन्होंने क्या करा, 10 लोगों को चेक करा, उसमें से 2 लोगों को बीमारी निकली, तो उन्होंने कहा 20% लोग, है ना। तो इन्हीं दोनों सिचुएशन में हमारे पास दिक्कतें हैं। मेन दिक्कत 3 टाइप की है। पहली प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे पता लगाएं, पहला केस था इलेक्ट्रिक बल्ब का, कि सैंपल कितना लिया जाए, है ना। और दूसरा केस में भी यही है कि पॉपुलेशन जो है पूरे टाउन में से कितने लोगों को चेक करा जाए। तो ये एक हमारे पास समस्या है सैंपल साइज का, कि सैंपल साइज क्या हो। दूसरी प्रॉब्लम है कि ये कैसे पता लगाएं, जैसे उन्होंने कहा है कि 1500 घंटे, तो उन्होंने कैसे बता दिया जी 1500 घंटे चलते, ये पैरामीटर उन्होंने कैसे सेट करा। और अगर उन्होंने सेट नहीं करा तो हमें सेट करना, तो हम कैसे सेट करें भाई। हमारे यहाँ एक साल में 1 लाख बल्ब बनेंगे, अब उनका एवरेज हम कैसे निकालें। 1 लाख बल्ब 1500 घंटे 2000 घंटे, ना। तो इसका मतलब हमें 100-200 दिन लगातार जलाकर रखने पड़ेंगे, तो 100-200 दिन तक क्या हम कुछ बेचे नहीं। तो ये अपने आप में एक बड़ी दिक्कत है। तीसरी प्रॉब्लम है डिसीजन मेकिंग की, कि हम कैसे जस्ट वो बताएं कि वो 1500 घंटे बोल रहा है तो सही है या नहीं, ना। तो ये भी एक अपने आप में दिक्कत है कि जो क्लेम हो रहा है वो जस्टिफाई कर सकते हैं या नहीं। तो ये भी डिसीजन लेना है हमें कि जस्टिफिएबल है या नहीं। तो अभी तो आपके न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, लेकिन जब होते थे न्यूमेरिकल हम पढ़ाते, क्योंकि कई साल पढ़ा चुके हैं हम इसको, तो इसके अंदर क्या होता था, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक नल हाइपोथेसिस लेते थे। नल हाइपोथेसिस का मतलब समझते हो? नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि जो वो कह रहे हैं ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल रिजल्ट एंड क्लेमिंग रिजल्ट। वो कह रहे हैं 1500 घंटे चलती है, तो हाँ जी 1500 घंटे चलती है। फिर हम सैंपल का एवरेज निकालते हैं, फिर सैंपल का एवरेज को एक स्टैंडर्ड लेकर के प्लस माइनस करते हैं। मान लिया हमने, जो उसने क्या कहा 1500 घंटे बल्ब जलेंगे, हमने मान लिया 5 बल्ब लिए, उनको जलाया, 1200 घंटे चले। हमने इसमें प्लस माइनस करा कि कितनी रेंज हो सकती है, तो पता चला 1100 से लेके 1300 तक की रेंज बैठेगी जो हमारी आई है। इसमें प्लस माइनस 100 ही हो सकते हैं। और तो हम कहेंगे जी वो क्लेम गलत है, वो क्लेम गलत कह रहे हैं, क्योंकि अगर वो क्लेम सही कह रहे होते तो हमारी रेंज में आ जाते। हमारी रेंज क्या आई है 1100 से 13, वो कह रहा है 1500, तो इसका मतलब हमारी नल हाइपोथेसिस मतलब ठीक कह रहे थे, वो गलत हो गया। वो गलत कह रहे हैं भैया, रेंज 1500 है ही नहीं, रेंज 1100 से 1300, 1300 तक कह रहे होते तो हम मान जाते, क्योंकि हमारी रेंज जो है, क्योंकि हमने एक सैंपल लिया। भाई सारा लेते तो हम कहते 1200 ही है, लेकिन क्योंकि एक सैंपल लिया है तो वो 1100 से 1300, ये जो 1100 से 1300 है यही सबसे बड़ी चीज है। और ये होता है प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर जो मतलब सैंपल लेने की वजह से एरर हो जाएगी, स्टैंडर्ड एविएशन मानकर चलो मोटा मोटा। तो ये पूरा होना है एक्चुअल में, ठीक है। तो मेन दिक्कत क्या है, मेन परेशानी ये है सैंपल साइज क्या लिया जाए। और सैंपल साइज पता चल गया तो उससे पूरे पॉपुलेशन की कैसे अंदाजा लगाएं, जो उन्होंने बोला वो ठीक कह रहे हैं या नहीं ये कैसे पता लगाएं। तो ये अपने आप में थोड़ी सी हमारे सामने समस्या है। इसमें बेसिक थ्योरी थोड़ी सी बता रखी है, मैं साथ साथ कुछ और बातें भी बता रहा हूं ताकि आपको ये सैंपलिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो पाए। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे जो होता है वो अननोन पॉपुलेशन, मतलब जैसे अब ट्रक भर के सेब आए हैं, अब हमें उन सेब के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उसे क्या बोल रहे हैं हम, अननोन पॉपुलेशन। तो उसको हम एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकालेंगे उसमें से, ठीक है। और उस हाउ कैन ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स रिवील द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अननोन यूनिवर्स। ये कर रखा है कैसे हम उन सेब के, थोड़े से सेब के सेब से पूरे के पूरे उसका पता लगाएंगे, क्यों नहीं। देखो हमारे पास सेब का भरा हुआ ट्रक है, जब तक हमने एक भी सेब नहीं निकाला तो हमें को तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन उसमें से हमने अलग अलग जगह से 10 20 50 सेब निकाल लिए, उसको कट करा,
उसको खाया, क्यों नहीं पता चलेगा हमें उसके बारे में? पता तो चलेगा ना। तो इसलिए ये है कि हमें क्या पता चलेगा, द आंसर टू दिस क्वेश्चन लाइज इन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सैंपल सर्वे कंप्राइजिंग, तो हमें क्या बता रखा है, ये लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। तो ये 5 चीजें हैं, इन सब 5 चीजों को हम देखते हैं। तो सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, कि अगर सैंपल साइज फेयरली लार्ज है, मतलब ठीक है, ये तो नहीं कह सकते पूरे ट्रक में से एक ही सेब निकाल लो, लेकिन अब जैसे एक मैं क्लासिकल बहुत एग्जांपल देता था पहले, कि हम लोगों ने घर में दावत है तो हमने 100 डिब्बे मिठाई के बनवाए, 1-1 किलो वाले पैक है। अब हम किसी नौसिखिए या आजकल की यूथ है, लड़के को भेजा, 18 साल का लड़का है, गाड़ी लेकर गया, डब्बे डालो, पैसे दिए, लिया है नहीं। समझदारी क्या, आप गए, 100 डिब्बे पैक है, रेंडमली 2-3 डिब्बे अलग अलग जगह से 2-4 डब्बे बाहर निकलवाओ उससे, ये 4 डिब्बे 25-25 के लॉट में से एक 4 डिब्बे अलग अलग जगह से निकाल लो, या इसकी पैकिंग खोलो, पैकिंग खोलो, फिर देखो अंदर जो जो आपने कहा था वो है या नहीं, टेस्ट करके देखो ठीक है या नहीं, उसका वजन कराओ, आप सेटिस्फाइड हैं, दूसरा डब्बा खुलवाओ, सेटिस्फाइड, एक डिब्बा और खुलवाया, सेटिस्फाइड, तो नो नीड, बल्कि दो भी दूसरे डब्बे में भी सेटिस्फाइड थे, तीसरे में भी है, तो चौथा डब्बा खुलवाने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, उनसे कहो 100 डिब्बे एक साथ तोल, 100 किलो वजन तो होना चाहिए, पता चल जाएगा सही है या नहीं, एक एक डिब्बा अलग अलग तुलवाने से क्या होगा। तो ये समझदार इंसान है। अब मान लिया हमने पहला डिब्बा निकलवाया, टेस्ट में मजा नहीं आया, दूसरा डिब्बा निकलवाया, हमने जो उसे बोला उसकी बजाय कुछ और है उसके अंदर, और 100 में से दूसरा डब्बा निकलवाया और उसमें कुछ और है, तो हम कहेंगे भैया हम ना ले रहे, एक तो टेस्ट का सही नहीं है, ऊपर से हमने तेरे से कहा कि भैया इसके अंदर काजू की बर्फी डाल दे, तूने इसके अंदर लड्डू डाल दिए, क्या गलती हो गई, क्या ऐसे कैसे गलती हो गई भाई, ये ट्रांसपेरेंट डिब्बे थोड़ी ना, हमें डिब्बे दिखाई थोड़ी ना तेरे अंदर से क्या है, एक डब्बा निकाला उसमें गड़बड़ हो गई, तो इसका मतलब भैया मामला गड़बड़ है, क्या सारे खोल के दिखाया तो मुझे, क्या मैं सारे खोल के क्यों दिखाऊं, क्या मत दिखा, फिर हम तो नहीं ले रहे, क्योंकि देखो भैया हमने देखा गड़बड़ निकली है, गड़बड़ नहीं निकली होती तो बात दिखाओ सारे हमें, तो 2-4-5 और खेले, उसमें 1-2 में और गड़बड़ आ गई, तो भैया हम नहीं ले रहे। तो ये एक हमें अंदाजा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, पूरा पॉपुलेशन का अंदाजा हो जाता है। तो सैंपल फेयरली लार्ज होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कितनी बड़ी हमारी सैंपल साइज है, यूनिवर्स है, उसके हिसाब से सैंपल साइज ठीक ठाक होना चाहिए, और वो पॉपुलेशन से लिया गया, पॉपुलेशन का मतलब इंसानों की पॉपुलेशन नहीं, टोटल आइटम, जैसे सेब का भरा हुआ ट्रक है तो वो पॉपुलेशन कहलाएगी या यूनिवर्स कहलाएगी, उसी पॉपुलेशन में से लिया गया हो और रैंडम बेसिस पे लिया गया हो ना, तो उसमें क्वालिटी आएंगी, पॉपुलेशन की क्वालिटी उसमें आएंगी, जरूर आएंगी। Thus, the sample to be taken from the population should be moderately large. In fact, larger the sample size, the better relieving the identity. तो जितना बड़ा सैंपल होगा उतना ज्यादा सही हम एक्यूरेट आंसर बता पाएंगे, बट कॉस्ट ज्यादा आएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें हम खराब करेंगे उसकी कॉस्ट हमें भुगतनी पड़ेगी, समय लगेगा उसमें, है ना, तो बहुत सारी चीजें और भी इन्वॉल्व है। द रिलायबिलिटी ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स इज एस्टिमेटिंग इज population characteristics varies on the square root of the sample size. ये फॉर्मूला है, अभी हम आ जाएंगे। However, it is not always possible to increase the sample size as it would put an extra burden on the available resource. ये हमारे पास रिसोर्स भी तो लिमिटेड है, उसको चेक करने में वेस्ट करते चले जाएंगे तो हमारे पास हो सकता है कि अवेलेबल ही ना हो चीजें, हमने ऑर्डर ले रखा है, यूज करके खराब करते जाएंगे तो ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे। We make a compromise on the sample size in accordance with some factor like cost, time and efficiency. तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हमें सैंपल साइज को डिसाइड करना है। Apart from the sample size, sample should be drawn at random from the population, which means that each and every unit of population should have a pre-assigned probability to belong to the sample. तो हम जो सैंपल लें वो ऐसे रैंडम लें कि कोई किसी भी चीज का नंबर आ सकता है,
ऐसा ना हो कि हमारे पास 100 वो जो 100 मिठाई के डब्बे थे उसमें ऊपर वाले 4 को ही उठाकर देख लिया, या हमारा ट्रक भरा हुआ है सेब का तो उसमें कोने में जाकर 5-7 सेब इकट्ठे उठा लिए, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है आगे आगे बढ़िया और पीछे गड़बड़ हो। सेकेंड है द रिजल्ट डिराइव फ्रॉम सैंपल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया of large number are likely to be more reliable, accurate and precise as the sample size increase provided other factors are kept constant. This is direct consequence of first principle. तो वही बात है जो फर्स्ट प्रिंसिपल कह रहा है वो दूसरा कह रहा है कि जैसे सैंपल साइज बढ़ता रहेगा मोर एक्यूरेट हमारा आंसर आता रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एंश्योर करता है ऑप्टिमल लेवल ऑफ एफिशिएंसी एट ए मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम एफिशिएंसी एट गिवन कॉस्ट। तो हम सैंपल साइज और डिजाइन इस हिसाब से करें कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा सही बात का अंदाजा लगा पाए, या जितना खर्चा अवेलेबल है उसमें हम ज्यादा एक्यूरेट आंसर बता पाए। Principle of validity state that sampling design is valid only if it is possible to obtain valid estimate and valid test about population parameter. Only a probability sampling ensure this validity. तो सैम्पलिंग कैसी हो, किसी भी चीज को ले सके, किसी का भी नंबर आ सके, अच्छा सा रैंडम हो मेथड सैम्पलिंग लेने का और साइज भी बढ़िया हो, इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। कंपैरिजन बिटवीन सैंपल सर्वे एंड कंप्लीट। अब देखो सैंपल और कंप्लीट में तो कायदे से देखा जाए तो मोर और लेस सेम ही होगा, लेकिन फर्क क्या है दोनों में? स्पीड। अगर हम सैंपल लेंगे तो हमारे पास आंसर जल्दी आएगा, है ना, जल्दी से हमारे पास आंसर आएगा, कॉस्ट कम आएगी सैंपल की। रिलायबिलिटी नो डाउट सैंपल की कम होगी लेकिन सैंपल ज्यादा होगा। The data collected in a sample survey are likely to be more reliable than in a complete because of trained enumerator, better supervision, application of modern technique. देखो बहुत ज्यादा कंप्लीट चेक करने में कई बार टाइम समय इतना खराब हो जाता है कि और इतने बढ़िया लोग हमें मिल भी नहीं पाते कि मोर एक्यूरेट, कई बार हमारा सैंपल ज्यादा बढ़िया आंसर बता दे। एक्यूरेसी, अब देखो सैंपल में तो फ्लक्चुएशन होती है, उसे क्या बोलते हैं? सैंपलिंग एरर। Every sample is subject to what is known as sampling fluctuation, which terms as sampling error. It is obvious that complete enumeration is totally free from this sampling error. अब सारी चीजों को चेक करेंगे तो सैम्पलिंग एरर नहीं होगी, बट कॉस्ट, टाइम, है ना, रिसोर्सेज, हमारे को बहुत समय लगेगा, टाइम बहुत लगेगा, खर्चा लगेगा। However, error due to recording observation, biases on the part of the enumerators, wrong and faulty interpretation of data, etc. are prevalent in both sampling and census, and this type of error is termed as non-sampling error. अब मान लिया कंप्लीट चीजें, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन काउंट होती है, सेंसस होता है ना, ये कह रखा है कि कुछ एरर ऐसी हैं जो सैंपल में भी होंगी और कंप्लीट चेकिंग में भी होंगी। जैसे कुछ ह्यूमन एरर होंगी लिखने में, वो सैंपल में भी हो सकती है, वैसे भी हो सकती है। अगर आप बाइज्ड हैं, पहले क्या होता था, हमारी अभी ईवीएम से इलेक्शन होते हैं, पहले बैलेट पेपर से होते थे। पता आप गए, पेपर है, पेपर पे ठप्पा लगाएंगे, कहते थे ना मोहर लगेगी हाथ पे, मोहर लगेगी कमल पे। मोहर मतलब स्टैंप लगानी होती थी, उस कागज को लपेट कर एक लोहे का बॉक्स होता था, पेटी, मतदान पेटी बोलते थे, उसमें डाल देते थे। अब क्या है, पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, अब वो सब रखी जाएंगी, उन सबको फिर बाद में काउंट करा जाएगा। अब कोई काउंट तो मैनुअली होगा, मैनुअली काउंट करने के लिए 2 लोग काउंट कर लेंगे ज्यादा, पहले एक फिर दूसरा, कितना टाइम लगेगा, गलती होने के चांसेस कितने, और कोई अगर बाइज्ड है, अब क्या है, कोई बाइज्ड है, अपने लोग डाल दिए, तो वो अगर गलत, मतलब एक पार्टी के सिंबल पे मोहर है लेकिन दूसरी पार्टी में डाल दिया और वो जानबूझ के कोई इग्नोर नहीं कर रहा, हटा नहीं रहा, उसी को उसी में गिनते जा रहे हैं, उसके बाद करोड़ों वोटिंग वाली वो पड़ी है, दोबारा कौन गिनता रहेगा उसको? समझ रहे हो मेरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ?
उसमें गलती होने की चांसेस पहले, बहुत पहले पता क्या होता था, एक अलग से चुनाव जहां हो रहा है बूथ कैप्चरिंग होती थी। बूथ कैप्चरिंग का मतलब एक जगह है, वहां पहुंचे गुंडे लोग, अंदर गए, बंदूक रखी, चुनाव अधिकारी वगैरह के सब पे कनपट्टी पे रखी बंदूक, जो लोग बैठे हैं उन पे बंदूक रखी के आए हैं जो वोट डालने, उनसे कहा साइड में बैठ जाओ तुम, हाँ भाई लाओ बैलेट पेपर, टप 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 टप, सब पे लगाई, लपेट के डाल दी, काम खत्म। अब ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि पहले क्या होगा, हर एक की एंट्री होती है, आपका नाम, कौन से नंबर पर आपका नाम लिख रहा है, वो सारी चीजें। और ईवीएम में जब एंट्री होती है तो उसके बाद सबसे बढ़िया और इम्पोर्टेंट बात यह है, बीच में चेंज नहीं कर पाओगे आप। जैसे बैलेट पेपर है, पूरा का पूरा बॉक्स ही बदल दिया, वैसे ही बैलेट पेपर छपवाकर बदल दिए, पता ही नहीं चलते थे। अब तो ये ईवीएम मशीन है, उसके अंदर ये हो गया, और कैलकुलेट करना कितना आसान है, एक बटन दबाएंगे पता चल जाएगा इतनी वोट इसके लिए, इतनी वोट इसके, तो टाइम कितना, एक्यूरेसी उसमें बढ़िया हो गई। लेकिन अगर आप बायस्ड हैं, तो नॉर्मल सैंपलिंग में बायस्ड है, आप पैसे ले लिए किसी से, तो फिर आप गलत को भी करेंगे, तो ये तो दोनों में होगा ना, सैंपल लोगे तो भी बायस्ड है, गड़बड़ करोगे टोटल में भी करोगे, तो इनको क्या बोलते हैं, नॉन सैंपलिंग एरर। मतलब सैंपल ले ना ले, एरर होगी होगी, उसे क्या बोलते हैं, नॉन सैंपलिंग एरर। और सैंपलिंग एरर है वो सैंपल की वजह से हो रही है, उसे क्या बोलते हैं, सैंपलिंग एरर। It may be noted that in sample survey, the sampling error can be reduced to great extent by taking several steps. तो सैंपल लिया लेकिन उसमें कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो सैंपलिंग एरर कम हो जाएगी। जैसे सैंपल साइज बढ़ा दो, अब दो चीजें ही ली हैं, उसमें से एक में भी गलत लिख दिया तो 50% गलत आंसर हो गया, 200 चीजें ली हैं उसमें एक गलत हुआ तो 0.1% आंसर आया, 0.5% फ्लक्चुएट हुआ, तो काफी फर्क पड़ जाता है। और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन भी स्ट्रिक्टली हम फॉलो करें, ठीक है। और नॉन सैम्पलिंग एरर को बचाने के लिए तो प्रॉपर प्लानिंग वगैरह करें, वही हो सकता है। नेसेसिटी, सैंपल जरूरी हो जाता है क्योंकि पूरा चेक करना तो 99% हमारे लिए पॉसिबल है ही नहीं ना। एरर इन सैंपल सर्वे, सैंपल में कौन कौन सी एरर्स हो सकती हैं, तो एरर है दो टाइप की, एक है सैंपलिंग एरर जो सैंपल की वजह से होती है, और एक होती है नॉन सैंपलिंग एरर, वो पूरा चेक करो तो भी होंगी, सैंपल लोग करो तो भी। और सैंपलिंग एरर कौन सी है, जो सैंपल की वजह से ही हो रही है बस। तो सैंपलिंग एरर किसे कहते हैं, जो केवल सैंपल की वजह से हो रही है, ओनली पार्ट ऑफ पॉपुलेशन हमने लिया है ना। तो एवरी सैंपलिंग डिजाइन इज सब्जेक्ट टू द एरर्स। तो उसमें क्या हो सकता है, एरर अराइजिंग ड्यू टू डिफेक्टिव सैंपलिंग डिजाइन, सैंपल लेने का तरीका गलत है जिस वजह से आपका आंसर गलत आ सकता है। Selection of proper sampling design plays a crucial role. Non-probabilistic sampling design is followed. The bias or prejudice of the sampling affect the sample technique. तो अगर आप किसी को चुनने का तरीका प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड नहीं है, मतलब कुछ भी ना पाए नंबर, तो फिर वो सही नहीं है। Error arising out due to substitution. Very common practice among the enumerators is to replace sampling unit by suitable unit in accordance with their convenience, when difficulty arises in getting the information from the original selected unit. In the sampling design is not strictly adhered to, this result in some type of bias. मैं आपको बात बताता हूँ इसका क्या, हम ये पता लगाना चाहते हैं कि ये पिक्चर कैसी है। रिव्यू, किसी ने हमसे कहा जाओ पिक्चर हॉल जाओ, शो छूटेगा 3 बजे, लोग बाहर निकलेंगे, उनसे पूछो, ऐसा 5 दिन करो। जी ठीक है, आज हम गए 3 बजे, पता करा, अगले दिन गए 3 बजे, हमने पता करा, अगले दिन बड़ी गर्मी है और पिक्चर हॉल है 5 किलोमीटर दूर, हम जाते हैं स्कूटर पे, गर्मी में हमारी हालत खराब हो गई। ने कहा यार क्या ही फर्क पड़ रहा है, हमने 50 लोगों से पूछना है, हम सड़क पे 1 किलोमीटर दूरी गए मार्केट में, वहां सड़क पे, हाँ जी ये बताओ पिक्चर कैसी है, उन्होंने कहा देखी नहीं, अरे वैसे ही बता अपने हिसाब से।
समझो मेरी बात में क्या ना कहना चाह रहा हूँ। डॉक्टर ने लिखी दवाई, वो दवाई अवेलेबल नहीं है, दूसरी दवाई अवेलेबल है, हमने ले ली। होता है या नहीं होता है? तो ऐसी चीजें हैं कि हम अपनी सहूलियत के हिसाब से, कोई काम नहीं है दूसरा कर दो यार, क्या है फर्क, अरे हो ना। तो ये क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक पीने गए, आप पीते हैं हमेशा थम्स अप, गर्मी बहुत लग रही है, हमने कहा भैया थम्स अप दे दो, उन्होंने कहा थम्स अप नहीं है, 10 किलोमीटर तक कोई दुकान नहीं है, उसने कहा जी पेप्सी, हमने कहा यार पेप्सी दे, चल खत्म कर खा। तो हम क्या करते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा सा फर्क आ जाता है, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, ठीक है ना। एरर्स ओइंग टू फोल्डी डेमरकेशन ऑफ यूनिट्स, मतलब कि हमने क्या करा कि हमने, जैसे एग्रीकल्चर सर्वे है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो टेंडेंसी टू अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट द करेक्टर अंडर कंसिडरेशन, तो हम क्या कर सकते हैं, सैम्पलिंग यूनिट्स में हो सकता है हमसे गलती हो जाए, क्योंकि कई बार चीजें ही हम अपने आप से कम या ज्यादा उसको मान लेते हैं या एज्यूम कर लेते हैं, हमें लगता है कि वो चीजें कम ज्यादा, ऐसा भी कई बार हो जाता है, और कई बार रॉन्ग चॉइस भी हो जाती है। हमारी जो पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स है, वन मस्ट बी केयरफुल इन सेलेक्टिंग द प्रॉपर स्टैटिस्टिक, हमने जो चुनाव किया उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो ठीक नहीं है, तो उस वजह से भी हो जाता है। वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन, अब जैसे मैंने आपको बार बार एक ही एग्जांपल दिया, कि मान लिया सामने एक ट्रक भरा हुआ है सेब का, क्या वो सब सेब एक ही पेड़ के होंगे, अलग अलग पेड़ के होंगे? क्या सारे के सारे पेड़ का एक जैसा फल होगा? नहीं। तो वेरिएबिलिटी भी होती है पॉपुलेशन, अलग अलग टाइप की भी। तो उस वजह से भी है कि सैंपल हमने लिया और वो हर तरीके से नहीं आ पाया, तो हमारा रिजल्ट सही नहीं आएगा। एक होती है नॉन सैम्पलिंग एरर, जो हमने बात करी थी, कुछ गलत लिख दिया, कुछ ऐसा हो गया, वो तो सैंपल में भी हो सकता है, सारे में भी हो सकता है, कंप्लीट में भी हो सकता है, सैम्पलिंग में भी हो सकता है। बायस डेम तो हम दोनों में ही गड़बड़ करेंगे, लैप्स ऑफ मेमोरी है, प्रेफरेंस है, इग्नोरेंस है ना, तो ये सारी चीजें दोनों में ही होगी, कुछ ना कुछ ह्यूमन नेचर है, तो दोनों में ही होगी। हाँ, इसमें है ना, सैंपलिंग में कम उम्मीद है गलती होने की, सैंपल साइज एक लिमिटेड है, तो अगर हम 10 20 50 चीजों को देख रहे हैं तो वहां, और 5000 चीजों को देख रहे हैं, तो 5000 में ज्यादा गलतियां होने के चांसेस हैं, 10 20 50 में नहीं, क्योंकि वहां तक तो हम पूरी आंखें खुली रखेंगे और ध्यान से करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सैंपलिंग में जो यूज होती हैं, वो है पॉपुलेशन या यूनिवर्स। में बार बार आपसे कह रहा था, या तो पॉपुलेशन बोलेंगे यूनिवर्स, तो जिस चीज में से हमने सैंपल लिया है उसको हम पॉपुलेशन या यूनिवर्स बोलेंगे, इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन साइज को क्या बोलेंगे, कैपिटल एन। जैसे हम लोग कह रहे हैं बीमारी, हमने एक एग्जांपल लिया था ना, एक इलेक्ट्रिक बल्ब वाला था, और एक था कि मिस मंजू है, सोशल एक्टिविटीज है, उन्होंने देखा कि किसी पर्टिकुलर जगह में वहां कितनी बीमारियां हो रही हैं, तो उन्होंने कहा था 20% लोग बीमार हैं, तो वो जिस टाउन में वो देख रही है, वहां टाउन में 1 लाख लोग हैं, तो ये हमारी पॉपुलेशन है या यूनिवर्स है। पॉपुलेशन फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है ना। तो अगर पॉपुलेशन में फाइनाइट नंबर है तो उसे फाइनाइट पॉपुलेशन बोल देंगे, और दूसरी को इनफाइनाइट बोल देंगे, वो तो है ही, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो लिखा है, अब इलेक्ट्रिक बल्ब बना रहे, अब पॉपुलेशन ऑफ स्टार्स, पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटो इन कोलकाता, कलकत्ता में कितने मच्छर है, मुंबई में कितने फूल हैं, इन सबको हम इनफाइनाइट पॉपुलेशन बोलेंगे। होगी फाइनाइट, लेकिन बट उसे काउंट ही नहीं कर सकते ना आप, कि पूरे मुंबई में कितने फूल हैं, कैसे काउंट करूं? 2 4 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना लगेगा, उतने में कई फूल मर जाएंगे, कई आ जाएंगे, तो चेक ही नहीं कर सकते। मच्छर कितने, कैसे काउंट कर लोगे आप? तो कुछ चीजें इनफाइनाइट है। पॉपुलेशन में ऑल्सो भी रिगार्डेड एज
existent or hypothetical. A population consisting of real object को हम existent population बोलेंगे, जैसे population of lamp and population of town, ये क्या है? Existent population है. Population that exists just hypothetically, like the population of heads when a tail coin is tossed infinitely, तो इसे hypothetical या imaginary population है. सिक्के उछालेंगे, 1000 बार सिक्के उछालेंगे तो कितना आएगा? क्या उछाल रहे हो क्या? आर्टिफिशियल चल रहा है, हाइपोथेटिकल चल रहा है. नाउ सैंपल वर्ड यूज होता है जिसके ऊपर हमारा सैंपलिंग बना है. तो सैंपल may be defined as a part of population so selected with a view to representing the population in all characteristic. Selection of proper representative sample is pretty important because ये सारी बात तो हम करते हुए आ ही गए. तो सैंपल किसे है? जो पॉपुलेशन में से हमने लिया है. अगर हमने वाला सैंपल साइज लिया 500 बल्ब का, तो याद करो टोटल मालियन के 10 लाख बल्ब है, तो वो कैपिटल एन है, यूनिवर्स या पॉपुलेशन बोलेंगे उसे. उसमें से 500 का सैंपल लिया है तो उसे स्मॉल एन बोल देंगे. स्मॉल एन किसे कहते हैं? सैंपलिंग साइज या सैंपलिंग द यूनिट्स होंगी उसे सैंपलिंग यूनिट बोल देंगे, है ना. तो ए फर्स्ट एग्जांपल सैंपलिंग यूनिट इलेक्ट्रिक बल्ब है, लैंप है, और सेकंड में ह्यूमन है. ए डिटेल्ड एंड कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल सैंपलिंग यूनिट उसे हम सैंपलिंग फ्रेम बोलते हैं. बिफोर ड्राइंग सैंपल हमें ये जरूर देखना है कि सैंपलिंग फ्रेम कितना हो, कितना हम सैंपल साइज लेंगे, कितना ले चुके हैं, कितना नहीं ले चुके. नाउ हमारे पास जो यूज होता है वो आता है पैरामीटर. पैरामीटर क्या होता है? Parameter may be defined as a characteristics of population based on all the unit of the population. Statistical inference are drawn about population parameter based on the sample observation. तो हम क्या करते हैं? सैंपल के पैरामीटर मतलब उसकी कुछ चीजें, विशेषताएं, कुछ उसकी वैल्यू देखकर पूरे पॉपुलेशन या यूनिवर्स की अंदाजा लगाते हैं. इन फर्स्ट एग्जांपल हमारा पैरामीटर क्या, हम क्या जानना चाहते हैं? लैंप या बल्ब के लिए कितने घंटे चलेगा. तो वहां पैरामीटर क्या है कि लाइफ आवर्स, कितने घंटे वो बल्ब जलेगा. दूसरे में पैरामीटर क्या, बीमार है या नहीं है, बीमारी है या नहीं. तो पैरामीटर क्या, कोई चीज है या नहीं, या उसकी कितनी उसकी वैल्यू है, वो पैरामीटर होता है. तो पहले में पॉपुलेशन मीन है, ठीक है, जिसे हम एम भी बोल देते हैं, मीन. और मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? सिग्मा एक्स अपॉन एन. अब देखो म्यू बोलेंगे, म्यू पॉपुलेशन या यूनिवर्स का मीन, उसे क्या बोलते हैं? म्यू. और जो हम बोलते हैं ना हमेशा सीखते हुए एक्स बार, कायदे से एक्स बार बोला जाता है सैंपल के मीन को. एक्स बार क्या होता है? सैंपल मीन. म्यू क्या होता है? पॉपुलेशन मीन. तो हम क्या करेंगे? एक्स बार से म्यू का अंदाजा लगाएंगे. एक्स बार मतलब सैंपल के मीन से पॉपुलेशन के मीन का अंदाजा लगाएंगे. लेकिन हम इंटरचेंज करके भी यूज कर लेते हैं, हम कभी भी म्यू या कभी भी एक्स बार बोल देते हैं. इवन पॉपुलेशन है, छोटी सी पॉपुलेशन है, क्लास में 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों के ऊपर कुछ हुआ तो हम उस 10 बच्चों को एक्स बार ही बोल देते हैं, जबकि वो म्यू हो गया क्योंकि पॉपुलेशन पूरी वही है. तो इंटरचेंज करके यूज कर लेते हैं. लेकिन आपको मालूम होना चाहिए सैंपल मीन को एक्स बार और पॉपुलेशन या यूनिवर्स मीन को क्या बोलते हैं? म्यू. जो लगभग यू जैसे दिखने वाले इससे डिनोट किया जाता है, लेकिन ग्रीक वर्ड है, ठीक है. When n denotes, कैपिटल N क्या है? पॉपुलेशन साइज, ठीक है, और स्मॉल n क्या है? सैंपल साइज. ठीक है, ये बात भी पता चल गई. इन सेकेंड एग्जाम्पल हमें क्या पता लगाना है? पॉपुलेशन का कितना प्रोपोर्शन है जिन्हें बीमारी हुई है ना, कितना प्रोपोर्शन है.
तो कैसे पता चलेंगे कितने लोग बीमार हैं डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी, तो हमें प्रोपोर्शन पता चलेगा कितने परसेंटेज लोग हमारे बीमार हैं। अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज वेरिएंस। वेरिएंस पता है ना आपको किसे बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को वेरिएंस बोलते हैं, ये बात पता है ना आपको? स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को हम वेरिएंस बोलते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन पता किसके लिए यूज होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन में ये सिग्मा वाला, ये पॉपुलेशन के लिए यूज होता है। और एस स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एस यूज होता है। अगर हम सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं तो उसे हम एस से डिनोट करते हैं। तो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहलाएगा? एस। और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहलाएगा? सिग्मा। ये साइन जो है दोनों ही स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो अगर पॉपुलेशन का वेरिएंस है तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, और सैंपल का है तो एस स्क्वायर हो जाएगा। ये लिखा है, एस स्क्वायर से डिनोट करेंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार। अब इसे एक्स बार हम बोलते हैं, इसे हम म्यू भी बोल सकते हैं, बात तो वही है। देखो यहाँ म्यू बोला, कायदे से क्या होना चाहिए? कायदे से ये होना चाहिए, या तो ये लिखें, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? सैंपल का एक्स बार से ही निकलेगा, और यहाँ स्मॉल एन होगा। ये क्या है? स्मॉल एन। ये क्या है? कैपिटल एन। ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। ये क्या है? मीन ऑफ सैंपल। ये क्या है? मीन ऑफ पॉपुलेशन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी बारीक बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने सारी बातचीत करी, क्या होता है ये, ठीक है। अब हम एस्टिमेशन कैसे करें, ये तो हमें पता चल गया। स्टैटिस्टिक किसे कहते हैं? स्टैटिस्टिक में भी डिफाइंड ऐसे स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन एंड एज सच इट इज ए फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। तो हम सैंपल ऑब्जर्वेशन को एक्सप्रेस करते हैं, पता लगाते हैं क्या है, तो उसे हम स्टैटिस्टिक्स बोल देते हैं। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक क्या होता है? अब हम थोड़ा सा फॉर्मूलों की तरफ चल रहे हैं, इवन दो हमें कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ नहीं है, फिर भी। स्टार्टिंग विद पॉपुलेशन ऑफ n यूनिट्स, कैपिटल N होता है ना। वी कैन ड्रॉ मेनी सैंपल ऑफ फिक्स साइज n, हम चाहे जितने मर्जी सैंपल निकाल लें स्मॉल साइज n के। इन केस ऑफ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, अब सैम्पलिंग दो टाइप की हो सकती है, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? हमने सैंपल निकाला, जैसे हमने आपको प्रोबेबिलिटी में कार्ड गेम के क्वेश्चन कराए थे। 52 कार्ड है, एक किंग निकाला, कार्ड कितने रह गए? 51। ये क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट। लेकिन अगर मैंने एक कार्ड निकाला, फिर वापस डाल दिया, फिर दूसरा निकाला, तो वो विद रिप्लेसमेंट है। तो क्या लिखा है? इन केस सैंपल विद रिप्लेसमेंट the total number of sample that can be drawn is, and when it comes to sampling without replacement or sampling units, the total number of sample that can be drawn is n, capital N C n। तो हम कितने सैंपल ले सकते हैं? तो हमें 10 आइटम में से कितनी चुननी है, चुनाव करना है। याद है ना आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन कराया था? उस परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या होता है? कमेटी चूज करनी है, टीम सेलेक्ट करनी है, जब सिलेक्शन होगा, चूज करना होगा, तो कॉम्बिनेशन लगाते। तो हमें क्या करना है? मान लिया 5000 आइटम में से 50 का सैंपल लेना, तो इतने तरीके से हम सैंपल ले सकते हैं। तो वो फॉर्मूला लिखा है कि कितने तरीके से सैंपल लिया जा सकता है विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट में ही तो पॉसिबल है जितने हम कर सकते हैं। अब if we compute the value of statistics say mean, it is quite natural that the value of the sample mean may vary from sample to sample। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से समझना। ये पॉपुलेशन है, 3 सैंपल लिए ना। अब इस सैंपल का एक्स बार, इसका एक्स बार और इसका एक्स बार, क्या बिल्कुल तीनों का सेम आएगा? थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा ना। ये लिखा है
कि ये ऑब्वियस है कि जब हम एवरेज निकालेंगे तो सब सैंपल का अलग अलग आएगा एवरेज, बट अलग अलग आएगा तो पूरी दुनिया नहीं बदल जाएगी, थोड़ा आसपास ही आएगा। तो जो ये वेरिएशन आएगी इसे सैंपलिंग फ्लक्चुएशन बोलते हैं। भाई थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा ही, है ना। मान लिया यहाँ पर 500 आइटम है, 5000 आइटम है, म्यू आ रहा है 40, यहाँ पर हमने 50 आइटम या 500 आइटम लिए, यहाँ पर 500 का एक और सैंपल लिया, यहाँ 500 का एक और सैंपल लिया, तो एक्स बार ऐसा हो ही नहीं सकता तीनों में 40 40 40 आ जाए। हो सकता है इसमें 42 आए, इसमें 37 आए, इसमें 39 आए, कुछ भी हो सकता है आसपास आए। तो इसे क्या बोलते हैं? सैंपलिंग फ्लक्चुएशन। It is possible to obtain value of statistic from all the possible sample of a fixed sample size along with the corresponding probabilities that we can arrange the value of the statistic। तो उसे रैंडम वेरिएबल करते हुए हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे। तो हम क्या रखा, हम हर एक सैंपल की वैल्यू को कंसीडर करेंगे और एक पॉपुलेशन के मीन का अंदाजा लगाएंगे। Such a probability distribution is known as the sampling distribution of statistic। The sampling distribution just as a theoretical probability distribution, हमने पढ़ा था ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। द मीन ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से आएगी उसे बोलेंगे एक्सपेक्टेशन। बच्चों हमने क्या करा, 3 सैंपल निकाले, इसका एवरेज निकाला, तो उसे क्या बोलेंगे, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वैल्यू होगी, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेशन। ठीक है। और जो इस सैंपल का स्टैंडर्ड एविएशन आएगा, इन तीनों सैंपल का जो स्टैंडर्ड एविएशन आएगा उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एरर, SE। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सैंपलिंग में, क्योंकि यही हमें बताएगा कि कितना रेंज होगा, प्लस माइनस कितना आंसर आएगा। तो स्टैंडर्ड एरर का ये सब फॉर्मूले आपको लिखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, MCQ में आपसे पूछे जा सकते हैं ये क्या होते हैं। तो ये सब आपको याद करने हैं और लिखने हैं। स्टैंडर्ड एरर विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट क्या होंगे, स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन रूट एन। अब ये रूट एन से डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से समझो। मान लिया स्टैंडर्ड डेविएशन लिया जाए 5000 आइटम का, या हम ले रहे हैं 50 आइटम का, तो दोनों में फर्क तो हो गई। 50 आइटम में वेरिएबिलिटी कम आएगी, फ्लक्चुएशंस कम आएंगे 5000 के मुकाबले। तो इनको बढ़ाने के लिए, इसका आंसर बढ़ाने के लिए हमने इसे रूट एन, स्मॉल एन से डिवाइड कर दिया, ताकि हमें पूरे पॉपुलेशन के कोई हम जो है अंदाजा लगा सकें थोड़ा सा। तो नॉर्मल स्टैंडर्ड एविएशन को थोड़ा सा बढ़ा दिया सैंपलिंग एरर का डिफरेंसेस को कैटर करने के लिए, लेने के लिए। तो विद रिप्लेसमेंट में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन, ये आपको याद रखना है। और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें कैपिटल N माइनस एन अपॉन कैपिटल N माइनस 1 के रूट से मल्टीप्लाई कर। ठीक है। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें अभी जा नहीं सकते, क्योंकि मैंने कहा जैसे ये चैप्टर 4-5 चैप्टर से भी बड़ा होता है सैम्पलिंग, और उस एक तरीके से उस समुंदर में से एक लोटा ही सैंपल ही लिया है, समुंदर में से एक लोटा आपके पास पकड़ा दिया, तो वो हम कर रहे हैं। तो मैं पूरी समुद्र के बारे में आपको नॉलेज नहीं दे सकता, केवल एक लोटे के बारे में बात करनी है, बाल्टी के बारे में बात करनी है, तो एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही मैं आपको दे सकता हूँ। देखिए अगर हम याद करो, जब एक होते हैं क्वेश्चंस हाइट वेट के, हमने देखा हाइट है वेट है, एक होता है कि बॉय है गर्ल है, लिटरेट है इलिटरेट है, तो ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एट्रीब्यूट,
कोई चीज है या नहीं, पढ़ा लिखा है अनपढ़ है, स्मोकर है नॉन स्मोकर है, ड्रिंकर है नॉन ड्रिंकर है, तो उसमें हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं, तो वहां क्या लेंगे, प्रोपोर्शन लेते हुए पी क्यू अपॉन एन। तो जहां पर हमारी वैल्यूज है वहां पर क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एन, और जहां पर हमारा एट्रीब्यूट है वहां क्या आएगा, अंडर रूट पी क्यू अपॉन एन। इसमें भी विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग ले रहे हैं, एसआरएस का मतलब है सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, ये नाम इनके बता रखे। अब देखो एग्जाम में एमसीक्यू में यही आ गया कि बताओ फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन क्या है या फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर क्या है, तो वो ये है। अब हमने ये पढ़ लिया है तो हम आंसर पर टिक कर सकते हैं कि ये क्या है, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन एंड मे बी इग्नोर्ड इफ टेंस टू 1। अगर ये 1 के आसपास आ रहा है तो इसे इग्नोर भी किया जा सकता है, 1 से किसी की चीज की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा आंसर। अगर सैंपल साइज बहुत ही बड़ा है तो फिर ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम निकल कर आती है। देखो ध्यान से देखो, ये है 50,000 है ना, और सैंपल साइज, अगर हमारा सैंपल साइज है 50 डिवाइड बाय 50,000 -1, तो बहुत ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये है तो फर्क आ जाएगा, ये है तो और ज्यादा फर्क आ जाएगा, ये है तो और ज्यादा फर्क आ जाएगा। तो इसलिए हमारे को डिपेंड करेगा साइज पर भी, क्या साइज। कुछ इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं नाम के लिए, जैसे एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर हमारी 5 आइटम है ABCDE, ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 3 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो बिना रिप्लेसमेंट के हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला याद है, कैपिटल एन सी स्मॉल एन। तो 5 में से 3 आइटम लेनी है तो 5C3 मतलब 10 आंसर आ जाएगा। ये आ सकता है 1 नंबर में। जो आपके एग्जाम्पल या क्वेश्चन दिए हैं वो तो जरूर करने हैं स्टडी मटेरियल से, ज्यादा उम्मीद है तो इसी में से पूछा जाए। ए पॉपुलेशन कंप्राइज 3 मेंबर 1/3, तो ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल और साइज 2 विद रिप्लेसमेंट। देखो याद रखना विद रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। विद रिप्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। और विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला देखा था हमने, ठीक है। तो ये क्या है, विद रिप्लेसमेंट, ये क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है, ये वाला फॉर्मूला दे रखा है हर जगह, ठीक है। तो एक बात ये हो गई, इसके बारे में बता रखा है। अब ये हम पढ़ चुके हैं ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कि मीन क्या होता है एनपी, और स्टैंडर्ड एविएशन क्या पढ़ा था, अंडर रूट NPQ। यहां पर हमने स्टैंडर्ड एरर क्या पढ़ा है, स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन रूट एन। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है, बस इतना ही है इस चैप्टर में। थोड़ा सा ये है, फिर टाइप ऑफ सैंपलिंग क्या क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं। बस यही बता रखा है, कोई बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल इसमें है नहीं। तो टाइप ऑफ सैंपलिंग में पहली है हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी एंड मिक्स सैंपलिंग। तो इन द फर्स्ट टाइप ऑफ सैंपलिंग मतलब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, pre-assigned probability for each member of the population to be part of sample taken from that population। मतलब when each member of the population has an equal chance to belong to the sample, तो उसे हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहते हैं, ठीक है।
तो इसमें भी और अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। तो डिटेल क्या दे रखा है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, जिसे हम क्या बोल देते हैं, SRS, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। When the units are selected independent of each other in such a way that each unit belonging to the population has an equal chance of being a part of the sample, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। जैसे मान लिया एक बुक है, इस बुक है, इसमें से मैं कोई भी पेज यूं खोला, एक फिर बंद कर दिया, फिर यूं खोला, फिर बंद करा, फिर खोला, कहीं से भी, तो कोई भी जो पेज है उसके चांसेस है। और पिछली बार क्या आया था उससे दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैंने ये खोला और 4 5 6 इकट्ठे पेज देख लिए बस, तो वहां पर सबके चांसेस इक्वल उतने नहीं है, मतलब है तो वहां पर भी चांस, बट उतने नहीं है। तो इसमें भी अलग अलग मेथड हो सकते हैं। If the unit are drawn one by one and each unit after selection is returned to the population before the next, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। आपने कोई सैंपल लिया फिर वापस डाल दिया, जैसे इसमें बुक में तो वापस निकाला ही नहीं था, वो अंदर ही था वापस से पूरी, तो वो क्या है, वो विद रिप्लेसमेंट ही। लेकिन अगर हम एक बैग है जिसके अंदर 100 पर्ची हैं, उस पर्ची को निकाल रहे हैं, पर्ची वापस नहीं डाल रहे, है ना, तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट है, उसे वापस नहीं डाल रहे, है ना। तो ये बात वही है, इफ वंस द यूनिट सेलेक्टेड वन बाय वन एंड नेवर रिटर्न टू द पॉपुलेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट। ये हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। The two sampling method become almost identical if the population is infinite, that is very large. बहुत ही ज्यादा लार्ज है तो उसे रिप्लेस करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 लाख आइटम है, एक आइटम निकाली डाल दो, डालो मत डालो क्या ही फर्क पड़ेगा, 1 लाख आइटम है। 10 आइटम है तो ही तो फर्क पड़ेगा, 10 में से एक निकाल ली तो 9 बची, 1 लाख में से एक निकाल ली फिर अगली वापस नहीं डाली तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर हमारा पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है तो आप रिप्लेस करें या ना करें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट मेथड क्या है, बेस्ट मेथड है हमारा सिंपल टू यूज रैंडम सैंपलिंग, किसी का भी नंबर आ सकता है, ये बहुत ही सिंपल है और इफेक्टिव है। द पॉपुलेशन इज नॉट वेरी लार्ज, द सैंपल साइज इज नॉट वेरी स्मॉल, द पॉपुलेशन अंडर कंसिडरेशन इज नॉट हेट्रोजीनियस, दैट इज नॉट मच वेरिएबिलिटी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ी मिलती जुलती आइटम ही है ना। सिंपल रैंडम सैंपलिंग कंप्लीटली फ्री फ्रॉम सैंपलर बायस, ऑल द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल रैंडम सैंपलिंग, कुछ भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट वन है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। अगर हमारा जो सैंपलिंग साइज है वो बहुत ही बड़ा है और हेट्रोजेनियस है, मतलब अलग अलग टाइप की चीजें भी हैं उसके अंदर, देन वी कंसीडर ए समवट कॉम्प्लिकेटेड सैंपलिंग डिजाइन, वो होना चाहिए जिसका नाम है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग विच कंप्रोमाइज डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू नंबर ऑफ सब पॉपुलेशन। मतलब हमने क्या करा, ये पॉपुलेशन है, पहले हमने इसके 4 पार्ट कर दिए अलग अलग, फिर हम इसमें से सैंपल ले रहे हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया के हमने पहले 4 5 पार्ट करे, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर, फिर वहां से हम पॉपुलेशन सैंपल ले रहे हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव आंसर है। अगर हमने ऐसा नहीं करा तो पता चला 5 सैंपल लेने और 5 में से 4 सैंपल यूपी से ही आ गए, तो वो ठीक नहीं है होगा। तो इसलिए जो कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा है, सब वैरायटी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम लोग स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेथड को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इससे क्या रहता है, इससे हमारा अलग अलग एक बड़ी पॉपुलेशन कई और पॉपुलेशन में डिवाइड हो जाती है और उससे हमारा ज्यादा सही आंसर आता है। एक है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग population is supposed to compose of first stage sampling unit, each of which is then supposed to compose of second stage sampling unit, और फिर उससे थर्ड स्टेज ऐसा चलेगी। तो अलग अलग हमारे अलग अलग स्टेजेस चलेंगे, पहले हमने एक लिया स्टेज, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे चलेंगे, तो उसे मल्टी स्टेज सैंपलिंग बोलते हैं।
जैसे पहले हमने 1000 लोग ले लिए, फिर 1000 में से हमने 500 ले लिए, फिर 200 ले लिए, इस तरीके। सिस्टमेटिक सैंपलिंग हो सकती है, जैसे हमने कहा बुक के हर 50-50 पेज के बाद जो लिखा है 50-50 पेज निकालो, या मैंने आपसे कहा क्वेश्चन है इस चैप्टर में 50 करके लाओ, आपने कहा बहुत ज्यादा है, पेपर पास नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा एक काम करो, 50 क्वेश्चन है, 5 से डिवाइड करते जाओ, जो 5 के मल्टीपल है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 नंबर के क्वेश्चन कर लो। तो ये सिस्टमेटिक सैंपलिंग हो गई, एक रेगुलर इंटरवल आ रहा है और उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सैंपल ले रहे हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा हमारी जजमेंट सैंपलिंग हो सकती है, पर्पसिव सैंपलिंग। ये डिपेंडेंट है सोनली उस पर जो सैंपलर है, मतलब जो सैंपल ले रहा है। मान लिया मेरे यहाँ मन है, मैं जैसे मर्जी करूं, वो क्या है, जजमेंट सैंपलिंग। जो मुझे सही लग रहा है मैं उस हिसाब से काम करूं, तो ये जजमेंट सैंपलिंग कहलाता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता रखा है। मैं ये कहूंगा आप इसके एमसीक्यू जरूर करिए, थोड़े से हैं 24, पूरी उम्मीद है इन 24 में से ही कोई क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, या जो हमने थ्योरी बहुत डिटेल में पढ़ी है इसमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा। कुछ ज्यादा आपको दिया हुआ है नहीं, जितना हमने पढ़ा है ये मानकर चलो, जो एक्चुअल सैम्पलिंग है उसका 1% भी नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो ये बहुत थोड़ा सा है, इसे अच्छे से करो, इसके एमसीक्यू करो, है ना, और आपके लिए ये मोर देन इनफ हो जाएगा। तो ये था सैम्पलिंग सीए फाउंडेशन।